वाराणसी से ही क्यों लड़ना चाहते हैं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी? इससे उनकी पार्टी और खुद उन्हें क्या फायदा होगा? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से जय नारायण व्यास जी मौजूद हैं। जय नारायण व्यास जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और यही सवाल, वाराणसी सीट ही क्यों चाहते हैं नरेंद्र मोदी? कम कर दी। देखिए नेहा जी, ये बात बहुत अहमियत रखती है। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो भी है, जो कहां से वो लड़ेंगे अभी तो जाहिर नहीं हुआ है, मगर जब भी होगा तब एक व्यूह रचना के तहत ये निर्णय लिया जाएगा कि इनको कहां से लड़ना है। अब इसके लिए मैं तर्क लगाऊं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों की कुल मिलके आपके पास करीब 120 सीट है जी। और ये दोनों हिंदी भाषी जो राज्य है वो काफी अहमियत रखते हैं जहां तक सीटों का जुमला एनडीए के लिए संबंधित है। तो मैं मानता हूं कि उनको वहां चुनाव लड़ने से ये पूरे बेल्ट में एक अच्छी असर हो सकती है। ये शायद तर्क हो सकता है अगर ये निर्णय लिया जाए तो। ठीक है, मैं नहीं जानता अगर ये निर्णय लिया गया है नहीं लिया गया, अभी निर्णय मैं जानता हूं जाहिर नहीं है, मगर ये तर्क हो सकता है। बिल्कुल। जय नारायण व्यास जी, आपने अहम बात बताई। आपने कहा कि रणनीति के तहत अगर ये फैसला लिया जाता है वाराणसी को लेकर, जिसकी पूरी संभावना है, तो उसके पीछे ये रणनीति पार्टी की हो सकती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा मौजूद हैं। संजय जी, आप इसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि वाकई में यूपी और बिहार की 120 सीटें अपने आप में बहुत अहम है, और वाराणसी से चुनाव लड़ना नरेंद्र मोदी को किन किन मायनों में, पार्टी को किस किस मायने में फायदा पहुंचा सकता है, उसका जिक्र किया जय नारायण व्यास जी ने। नेहा जी, देखिए, मैं यही कहूंगा कि इनके पार्टी में कोई समझौता या सहमति की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर भाजपा नाच रही है। आपने कल पढ़ा होगा, सुषमा स्वराज जी के जैसे काफ़ी इज्जतदार और दिग्गज नेता का जिस तरीके से ये अपमान कर रहे हैं, ये जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। अब यहाँ देखिए कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। पिछले चुनाव में भाजपा का बहुत बुरी तरह से उनको वहाँ नुकसान का उनको सामना करना पड़ा था, और भाजपा ये जानती है, हमेशा से इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में यदि वो उनकी रणनीति क्या है, उनकी रणनीति, उनकी विचारधारा है वह कि आप सांप्रदायिक एक माहौल बनाइए, आप वहाँ पर अपनी राजनीति खेलिए। तो यहाँ नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इस तरह की अहमियत और लहर है जिसको लेकर अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा सिर्फ यूपी में नहीं होगा, बिहार में भी होगा। तो ये तो आपकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी अगर ऐसा होता है तो। इसीलिए तो इतना मंथन हो रहा है बीजेपी में। देखिए नेहा जी, एक बात बताते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के लोग, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वहां गुमराह, बेबुनियाद बातों में, उनको एक सांप्रदायिक राजनीति में फंसा के वहां विकास की तो बात ये करते ही नहीं है। तो यहाँ भी इनकी कोशिश क्या है कि वाराणसी से खड़े हो जाए या जहां से खड़े हो जाए, यदि इनको गुजरात मॉडल पर इतना ही विश्वास है तो उनको गुजरात से लड़ना चाहिए। अच्छा। ये जानबूझ के यदि ये खड़े हो, उनकी आजादी है, वो उनका अपना एक निर्णय होगा, लेकिन उनका यहाँ आना एक ही बात है, कोई किसी पर हौसला देने की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में एक माहौल एक बनाने की कोशिश है जिसमें उनको एक जो पोलराइजेशन का, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ पोलराइजेशन की कोशिश है, ध्रुवीकरण की कोशिश है, उसका फायदा लेने की कोशिश, पर आप मानते हैं ऐसा होगा नहीं, ये आपका मानना है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गोपाल राय जी मौजूद है। गोपाल राय जी, उत्तर प्रदेश पर तो आप लोगों की भी नजर है, लेकिन ये जो बीजेपी का जो रणनीति है, जो गेम प्लान है, और जितना मंथन चल रहा है नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट पर खड़ा करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सब कुछ सोच समझ करके नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से लड़ाने की अपनी सारी कवायद कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर इसके उलट सोचा जाए कि नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होने की बात अगर कही जा रही है, अगर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार जाते हैं या उनके हारने की परिस्थिति बनती है तो उसका भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। और ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी के कुछ समर्थक भी हैं तो नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी भी हैं। ठीक है, इसलिए नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कई रणनीतियां हैं और कई उसको सोच है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बनारस से लड़ाती है
तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिणाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। मैं इस पर जयनारायण व्यास जी से प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कुंवर वीरेंद्र सिंह जी भी मौजूद है। कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, आप लोगों की पार्टी की क्या रणनीति है? क्योंकि ध्रुवीकरण की बात बाकी सभी पार्टियां कर रही हैं बीजेपी को छोड़कर। अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी कहां है यहाँ पर? हेलो, नरेंद्र मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना उनका आत्मघाती कदम है। बनारस में लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, अपने पाप को धुलाने के लिए लोग आते हैं, और ऐसे सांप्रदायिक चेहरे को कभी भी काशी के बुद्धिजीवी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा। और भाजपा पर इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है, और उसी को डेवलप करने के लिए इनको वाराणसी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश बाहरी नेताओं को भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मोदी का सर्वाइवल यहाँ पर असंभव है। ठीक है, चलिए कुछ दिलचस्प बातें आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी एक सांप्रदायिक चेहरा है, लोग उनको वोट नहीं देंगे, एक बाहरी व्यक्ति है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल इसके उलट सोच रही है कि पूर्वांचल की कमजोर स्थिति को नरेंद्र मोदी ही सुधारेंगे। ये दाव किस तरफ पड़ेगा, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा जारी है हमारी कि वाराणसी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इसको लेकर चुनाव समिति की बैठक हो रही है इस वक्त, और कुछ वक्त बाद ऐलान होने की उम्मीद है। इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। इसी मुद्दे पर पकी पकाई कौन नहीं चाहेगा, खिचड़ी जो है हांडी में मुरली मनोहर जोशी के, लेकिन उसे लेने की कोशिश नरेंद्र मोदी की, और आडवाणी हर बार की तरह दरकिनार। हमारे साथ सभी राजनीतिक मेहमान बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ये चीज समझ आ रही है बीजेपी की ओर से कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि उनकी लहर है, उसको भुनाने की कोशिश के चलते वाराणसी से खड़ा करने की ये पूरी कवायद, लेकिन इसका फायदा होगा या नुकसान? मेरे ख्याल से फायदा होगा। जो गोपाल राय पहले कह रहे थे कि हार जाएं तो क्या होगा, हाँ। मोदी हार भी सकते हैं, मैंने चुनाव में हार जीत दोनों पॉसिबल है, लेकिन हार की खबर 16 तारीख को आएगी, तब तक सारा चुनाव खत्म हो चुका होगा। तो जो फायदा होना है वही होगा, हार वाला से अगर नुकसान होना है वो उसका कोई असर वैसे नहीं, अनलेस वो लड़ाई में ही नहीं दिखाई दे। लेकिन अगर वो आएंगे तो उसमें ये कि कोई लहर चल जाएगी, कोई हवा मजबूत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। वैसे ही अगर कोई संभावना है तो वो कम्युनलिज्म का है कि थोड़ा वो बढ़ेगा, क्योंकि गोरखपुर समेत तो जो ध्रुवीकरण की बात की जा रही है उसमें आप दम देखते हैं? नहीं, पूरे उत्तर पूर्वांचल में गोरखपुर सेंटर है जिसका, उससे संघ और बीजेपी ने जबरदस्त ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की है, तो खतरा ये है कि वो बढ़े। लेकिन उससे ज़्यादा फायदे वाली बात ये होगी कि लोगों में जो असर पड़े उससे ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में असर पड़ेगा। अगर मोदी वहाँ लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार दोनों के, और ये 120 सीटों में अगर बीजेपी 70-80 नहीं जीतती है, हाँ। तो 272 मिशन उसका जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दाव तो वो आखिरी दाव है, हाँ। और पूरा जोर लगा के बीजेपी कोशिश करेगी। ठीक है जयनारायण व्यास जी, तो फिर इस बात को मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी को वाराणसी से खड़ा किया जा रहा है, तो जो बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं कि ये कोशिश तो पोलराइजेशन की है, मकसद इसका ध्रुवीकरण है वोटों का। देखिए, मैं इसका जवाब मेरे दोस्त संजय जी ने जो बात कही है उसको आगे बढ़ाते हुए देना चाहूँगा। संजय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी कोई जड़ें नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है हम लोग। तो एक बात तो बिल्कुल पहली बात तो ये बनती है, अगर हम कहें कि ए लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, कोई भी सिपह सालार अगर गुजरात में नरेंद्र जी को चुनाव लड़ना है, खाली फॉर्म भर के आएंगे, उसके बाद लाखों की लीड से वो जीत जाएंगे, उनके लिए गुजरात में कोई मशक्कत करना जरूरी नहीं है। मगर जहां मुश्किल है, जहां से आपको मशक्कत करनी पड़ती है, आपकी वजह से और लोगों को भी फायदा हो सकता है, हाँ। वो जगह से अपनी चुनाव लड़ना मैं समझता हूँ सही कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो काडर है, ठीक है, उसके ऊपर लेकिन उसका तरीका तो यही है ना कि आप ध्रुवीकरण करेंगे वोटों का। बात जो है नहीं, लेकिन ये मोदी पहली बार नहीं कर रहे हैं मुल्क में, ये काम पहले नेताओं ने किया है और बीजेपी के लोगों ने भी किया है। आडवाणी जी ने किया है, सुषमा जी ने किया है,
दूसरे राज्य कांग्रेस में की बात जाके कर लीजिए। लड़ने का मतलब कांग्रेस- वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विद्रोहीकरण उत्साह करती है। बढ़ाना, देखिए, यानी ये leader is पहले the लोगों ने polarizing किया। मोदी पहले factor। आदमी नहीं है। देखिए, जयनारायण वैसे दस जी, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तो कोई भी नेता करता है। अच्छा। अगर वो ध्रुवीकरण नहीं होता तो उसके फेवर में वोट कैसे जमा होंगे? अच्छा ठीक है, तो मतलब तो ये विकास कोई विकास ऐसी कुछ नहीं है। एक ही तरह के उत्तर आप प्रदेश कहो की कि बात करें ध्रुवीकरण भारतीय जयनारायण जनता व्यास पार्टी जी, करती है, तो ये वो तो पूरी कांग्रेस तरह भी से करती है। जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण की बात है। आप ये खुले तौर पे मान रहे हैं, फिर वो जो विकास पुरुष की वो बात कर रहे हैं, वो दाव यूपी में नहीं चलेगा, ये बात कह रहे हैं आप? ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए, कुछ भी हो अंततः तो हर आदमी को कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ चाहिए। मुझे क्या मिलता है? मुझे बिजली मिलती है, मेरे बच्चों के लिए शिक्षा मिलती है, मेरे वहाँ सड़कें अच्छी है, मेरे वहाँ जो सहूलियतें हैं आरोग्य की वो ठीक ठाक है। ठीक है। ये सब एक हर की अपेक्षा होती है। तो ये कहना कि विकास के लिए किसी को वो नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती है, बात मैं नहीं मानता। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। आप कह रहे हैं विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर ध्रुवीकरण भी कर रही है बीजेपी और मोदी, तो उसमें नुकसान क्या है? संजय झा, नुकसान क्या है? आपकी पार्टी भी करती है, बीजेपी भी कर रही है, जनता पे अंतिम फैसला, वो किसे वोट देते हैं? देखिए नेहा जी, मैं तो इनको बधाई देना चाहूँगा व्यास जी को, कि कम से कम उन्होंने सच्चाई का सामना तो किया है। उन्होंने आपके चैनल पे माना है कि पोलराइजेशन उनकी रणनीति है और इसी के बदौलत वो चाहते हैं कि वो कुछ सीट जीत जाए। वो कह रहे हैं वो अकेले नहीं है, बहुत दुर्भाग्य आपकी की बात है, पार्टी भी शर्मनाक करती बात है, बाकी पार्टियां भी करती हैं। नहीं, एक किसी देखिए- भी संजय जी, किसी भी देखिए नेता, नेहा जी, कोई सच्चाई भी यही नेता है अपने कि यदि लिए आपने वोट देखा बटोरता है होगा तो पोलराइजेशन कि करता है, अपनी मुजफ्फरनगर फेवर में करता है। मुजफ्फरनगर और आपकी में पार्टी भी मुसलमानों को एक भाजपा का मिनट, डर दिखा के वही मुजफ्फरनगर करती में है। जो दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में, भारत में सब लोग जानते हैं कि आज तक उसमें एक शब्द नहीं बोला है नरेंद्र मोदी जी ने। काहे? क्यों नहीं बोला है उन्होंने? देखिए, यही सब बहुत अहम प्रश्न है और यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों का इसमें बहुत ही एक जो कहते हैं गहरा और काफी, मैं समझता हूं कि आलोचना लायक ही एक उसको रणनीति कहिएगा। ये कोई स्ट्रैटेजी है कि आप अपने समाज में एक विभाजक एक नीति लाके आप लोगों को बांटकर आप चुनाव जीतना नहीं, लेकिन इतना तो मानेंगे ना आप संजय जी कि आपकी पार्टी फिर कहीं नहीं खड़ी दिखाई देगी। अगर ध्रुवीकरण की बात है तो उसका एक हिस्से का फायदा बीजेपी के पास, दूसरे हिस्से का फायदा मान लीजिए एसपी के पास, आप लोग कहाँ हैं? देखिए, अंत में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो होने वाला है, क्योंकि लगातार इतने राज्य सरकार आए हैं, लेकिन विकास के बारे में बात होती है हमेशा। सब लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो आप सांप्रदायिक राजनीति छोड़िए, विकास के बारे में बात कीजिए, लोगों की नौकरी के बारे में बात कीजिए, यहाँ और उद्योग आना चाहिए। कुछ होता नहीं है। नेहा जी, तो मैं आपको समझता जवाब हूं मिल कि गया यहाँ पर आपका। हमारी पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि अधिकार को लेके हमने जितनी परिवर्तन लाई है समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको लेके हम चुनाव लड़ेंगे और हम बिल्कुल सफल होंगे। नरेंद्र मोदी जी जहां से भी खड़े हो, चुनावी भाषण हो गया अब संजय जी, लेकिन भविष्यवाणी इस रणनीति पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और जो विरोधी पार्टियां हैं, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं इसका, उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि वाराणसी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। गोपाल राय साहब, वक्त मेरे पास कम है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी आपसे, नरेंद्र मोदी वाराणसी से तो उम्मीद की जाए कि उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे वहां से? निश्चित तौर पर जो पहले से ही जो सारे साथियों की राय है, हाँ? उसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में फैसला होना निश्चित रूप से अभी बाकी है। ठीक है। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे बनारस से, तो अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये आपने एक बड़ी बात कही। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लगातार कुंवर वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सिंह साहब, सवाल ये कि अब आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, बीजेपी मान रही है कि हमें ध्रुवीकरण करना है वोटों का, विकास की बात नरेंद्र मोदी करते ही हैं, तो वो वाराणसी से खड़े होंगे तो फायदा ही होगा बीजेपी को। बीजेपी का कोई फायदा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे और बड़ी ही मजबूती के साथ 80% वादे पूरे कर चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह जैसा मुजफ्फरनगर दंगे भूल गए आप? तुरहित
अतुलनीय तुलिका से तुरहित व्यक्तित्व है उनके पास। मुजफ्फरनगर दंगे तो होते ही रहे हैं अब तक। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो दंगे होते ही रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई पार्टी दंगा नहीं कराती है। दंगा कराने वाले लोग आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। जय नारायण व्यास जी, जिनके ऊपर तमाम ऐसे खून खराबों के दाग से उनके दामन दागदार हैं। इसी बात को लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे आते हैं? कुंवर साहब आपको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और तो भाजपा की कोई मजबूती नहीं होगी। के शासन में पूर्वांचल समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। आप देखिए, नेताजी के नेतृत्व में 80% प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत करके आपकी आएंगे। बात को हकीकतों और तथ्यों का समर्थन नहीं है। हाँ। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं फायदा होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है नहीं इसका नुकसान होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। अरविंद मोहन जी, सवाल विरोधी ये भी पूछ रहे हैं कि अगर फायदे की ही बात है तो वाराणसी जैसी सेफ सीट क्यों, कहीं और से लड़ लेते, आजमगढ़ से, मेरठ से? ये मोदी के कद को छोटा कर रहा है मेरे ख्याल से। जिस तरह से उस सुरक्षित सीट की तलाश में बार बार वहाँ आ रहे हैं और जोशी के समर्थक या जोशी जी खुद विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और राजनाथ जी लखनऊ के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन सब से पार्टी की इमेज खराब हो रही। जो लहर की बात बार बार कही जा रही है उसमें अगर एक नंबर नेता ही सुरक्षित सीट ढूंढने लगेगा तो वो इमेज खराब हो रही है। और अगर मोदी आएंगे तो मेरे ख्याल एक नेगेटिव चीज़ यही होगी कि ये कंफर्म होगा कि ये डरे हुए हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित सीट ठीक पे है। चलिए, तो आप कुछ वक्त का इंतजार करना चाहिए क्योंकि चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की चल रही है और उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को लेकर ऐलान। सवाल ये इसका कितना फायदा बीजेपी और मोदी को होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।